हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मध्य प्रदेश के अभिलेखों की इस सीरीज में। और आज मैं हरी सिंह राजपूत आपके लिए लेकर आया हूं एक और इम्पोर्टेंट अभिलेख, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो कि प्रीलिम्स में आ सकता है, जिसका नाम है उदयपुर प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन, यानी उदयपुर प्रशस्ति अभिलेख के नाम से जिसे जाना जाता है। ऑलरेडी अगर आप पीवाईक्यू में देखेंगे तो उदयपुर प्रशस्ति से हमको कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपसे आप इस अभिलेख से एक दो क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। तो पहले तो ये जानते हैं कहाँ है, क्या है। तो देखिए, सबसे पहले ये अभिलेख आपको दिख रहा है, यही उदयपुर प्रशस्ति है। कहाँ से मिला है? देखिए, उदयपुर प्रशस्ति सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये उदयादित्य की है। उदयादित्य जो कि मालवा के एक परमार शासक थे, जिन्होंने 1059 से 1080 ईस्वी तक शासन किया है। ठीक है, अभी मैं इनके बारे में और बताऊंगा। अब ये जो दूसरी प्रशस्ति है वो हमको कहाँ से मिली है साथियों, याद रखिएगा। ये जो एक मंदिर आप देखेंगे अभी नेक्स्ट स्लाइड में, ये विदिशा में है। तो विदिशा में एक मंदिर बनवाया था उन्होंने, उदयादित्य ने, परमार शासक जो थे। और उदयपुर जो मंदिर है वो याद रखिएगा, उदयपुर मंदिर बोलिए या ऐसे उदयपुर स्थित जिस मंदिर की हम बात कर रहे हैं उस मंदिर का नाम है नीलकंठेश्वर मंदिर। तो नीलकंठेश्वर मंदिर की दीवार पर यह अभिलेख हमको मिला है वहां से। और इस अभिलेख में हमें क्या क्या जानकारी मिलती है ये मैं सब कुछ आपको बताने वाला हूं। तो ये पहली चीज हमको कहां से मिला है? उदयपुर से। ये हमको मिला है विदिशा, मध्य प्रदेश के विदिशा से मिला है उदयपुर प्रशस्ति। यह अभिलेख किसका है? यह अभिलेख परमार शासक उदयादित्य का है, जिनकी विजय, उनके पूर्वजों के बारे में याद रखिएगा। विशेषकर इसमें तीन इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बताया गया है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। नंबर वन, एक तो बताया गया राजा भोज और उनकी उपलब्धियों के बारे में। दूसरा, परमाणु की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई थी, इस सिद्धांत का उल्लेख भी इसी अभिलेख में मिलता है। तो फिलहाल ये अभिलेख देखा। अब ये अभिलेख हमको कहाँ मिला है, कैसे मिला है? तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि ये कहाँ है, तो याद रखिएगा ये हमको मिला है मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में, एक छोटा सा गांव है। और याद रखिएगा उस छोटे से गांव का नाम क्या है? उदयपुर। उस गांव में एक मंदिर बनवाया था परमार शासक उदयादित्य ने, जिसका नाम है नीलकंठेश्वर मंदिर, जहां से हर साल जो है दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। यह स्थान विशेष रूप से तब प्रसिद्ध हुआ जब परमार वंश के राजा शासन करते थे, जिनका नाम था उदयादित्य। इनके टाइम पीरियड में थोड़ा सा चेंजेस मिलते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, आइए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप इस मंदिर को देख लीजिए। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं ये है नीलकंठेश्वर महादेव। नीलकंठेश्वर मंदिर बोलते हैं इसको, नीलकंठेश्वर मंदिर। ये जो नीलकंठेश्वर मंदिर है ये है उदयपुर। और उदयपुर कहां पर है? उदयपुर जो है याद रखेगा विदिशा जिले का गांव है। जब जब उदयपुर प्रशस्ति की बात होती है कुछ लोग इसे राजस्थान का उदयपुर समझ लेते हैं। याद रखिएगा ये राजस्थान का नहीं, ये मध्य प्रदेश के विदिशा जिले का उदयपुर गांव है जहां पर ये मंदिर बना है। इस मंदिर में भगवान जो हमारे हैं, जो नीलकंठेश्वर महादेव हैं, वो यहाँ पर विराजमान है। ये नंदी बैल की मूर्ति है। और ये आप इसका आर्किटेक्चर देख सकते हैं, जो परमार कालीन स्थापत्य का, यानी परमार स्थापत्य का बेहद, परमार स्थापत्य कला का सुंदर उदाहरण हमको देखने को मिलता है। ठीक है, सुंदर उदाहरण है हमको। ये बहुत सारे इसमें मूर्तियां बनाई गई, बहुत अच्छा ये मंदिर बना हुआ है पूरा का पूरा। अब इस उदयपुर प्रशस्ति की मुख्य बातें जो आपको जाननी है वो हम लोग समझते हैं। इसे समझने से पहले थोड़ा सा हम परमारों के बारे में भी बात कर लेते हैं। ज्यादा बात इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ये छोटी सी वीडियो सीरीज है। इसमें अगर हम ज्यादा बात करेंगे तो होगा क्या, हम लोग मेन मुद्दे से हट जाएंगे। देखिए, अगर हम परमार वंश की बात करते हैं तो परमार वंश में यूं तो कई महान शासक हुए हैं, लेकिन परमार वंश की जो स्थापना होती है, पहले तो हम ये याद रखते हैं कि ये कौन थे। तो इनको याद रखना है, इन परमारों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई थी। तो अग्निकुंड से उत्पत्ति हुई है। दूसरी खास बात यह है कि इस वंश का जो संस्थापक है उसका नाम था, संस्थापक संस्थापक का नाम था उपेंद्र राज परमार, या उपेंद्र परमार के नाम से फेमस था। इस वंश में आगे चलकर कौन हुए? तो इसमें बागपति मुंज नाम के एक बहुत ही शक्तिशाली शासक हुए। और बागपति मुंज के बाद होते हैं सिंधुराज। और सिंधुराज के बाद आते हैं, याद रखिएगा कौन, तो सिंधुराज के बाद आते हैं राजा भोज परमार, जो कि इस वंश के सबसे शक्तिशाली, सबसे प्रसिद्ध और सबसे प्रतापी शासक थे, राजा भोज परमार, जिनके शासनकाल को परमारों का क्या कहते हैं हम? परमारों का स्वर्णकाल कहा जाता है। परमारों का स्वर्णकाल। तो परमाणु का स्वर्णकाल याद रखिएगा किसके शासनकाल को कहते हैं? राजा भोज परमार।
राजा भोज के मरने के बाद दो शासकों ने यहाँ पर शासन किया। एक का नाम था जयसिंह। जयसिंह राजा भोज के उत्तराधिकारी थे और जयसिंह के बाद इस वंश में आए जिनका नाम था उदयादित्य। तो बेसिकली अब आपको एक बात और याद रखनी है कि जो उदयादित्य हैं, उदयादित्य से पहले ये सब उनके कौन है, पूर्वज। तो उदयादित्य अपने अभिलेखों में अपने पूर्वजों की चर्चा करेंगे, अपनी चर्चा करेंगे और याद रखिएगा उसकी भी चर्चा करेंगे कि उनकी उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई थी। तो विशेषकर ये जो उदयादित्य हैं, अब हुआ क्या था कि परमारों पर चालुक्यों ने दो ओर से हमला किया, बहुत इंपॉर्टेंट। एक तो गुजरात के चालुक्य हैं, दूसरे दक्षिणी चालुक्य हैं जिन्हें हम कल्याणी के चालुक्य कहते थे, और तीसरे इनके दुश्मन थे जिन्हें हम बोलते हैं कलचुरी शासक। तो कुल मिलाकर राजा भोज परमार जिनकी मृत्यु 1055 में हुई थी, 1055 में राजा भोज की मृत्यु के पश्चात परमार डायनेस्टी यूं ही पतन की ओर जा रही थी। फिर उसके बाद जयसिंह गद्दी पर बैठे, जयसिंह के समय भी ये गिरने लगी, लेकिन एक ऐसा राजा आया इस वंश में जिसका नाम उदयादित्य था, जिसने इस वंश को दोबारा से उठाया और फिर उन्होंने अपने बारे में एक अभिलेख लिखवाया जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है उदयपुर प्रशस्ति अभिलेख। देखिए क्या क्या इसकी मुख्य बातें हैं, आप इसको याद रखेंगे तो आपको ये अच्छे से याद रहेगा। पहला, उदयपुर प्रशस्ति में सबसे पहली चीज जो हमको मिलती है काम की, वो है, याद रखिएगा क्या है, तो वो है कि परमाणुओं की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई थी। तो परमाणुओं की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है, याद रखिएगा। महर्षि वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया था, उस यज्ञ की अग्नि से 4 राजपूत निकले थे, प्रतिहार, परमार, चौहान, चालुक्य। तो याद रखिएगा ऋषि वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया जिसकी अग्नि से परमार वंश के संस्थापक का जन्म हुआ था। यानी उदयपुर प्रशस्ति में परमाणुओं की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई गई, नंबर 1। नंबर 2 क्या है, वंश का संस्थापक, यानी ये जो आप देख रहे हैं परमार वंश, इस परमार वंश का संस्थापक कौन था, तो उदयपुर प्रशस्ति में राजा उपेंद्र को इस वंश का पहला महान और प्रतापी राजा बताया गया है। यानी उदयपुर प्रशस्ति दो बातें कहती है, पहला परमाणु की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है, दूसरा परमार वंश का संस्थापक कौन था, उपेंद्र राज परमार। तीसरा क्या बताया गया है इस प्रशस्ति में, तो तीसरी बात याद रखना जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कुछ क्वेश्चंस में पूछी गई है, इसमें परमार वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक राजा भोज की सैन्य विजयों, उनकी विद्वता का विस्तार से वर्णन है। प्रशस्ति में उल्लेख है कि ध्यान से सुनिएगा, भोज ने अपनी तलवार के बल पर पूरी पृथ्वी को जीता था। तो याद रखिएगा ये आपसे अलग से पूछा जा सकता है कि भोज ने अपनी तलवार के बल पर पूरी पृथ्वी को जीता था, ये किस अभिलेख में लिखा है, तो आपको याद रखना है ये बताया गया उदयपुर प्रशस्ति अभिलेख में। फिर इस प्रशस्ति में किसका वर्णन है, फिर इस प्रशस्ति में आता है उदयादित्य का उल्लेख। यानी ये जो प्रशस्ति है वो परमार वंश की वंशावली के बारे में भी बताती है। तो इसमें परमार वंश की क्या है, परमार वंश की वंशावली भी दी गई है कि पहले कौन राजा आया, फिर कौन आया, फिर कौन आया, ऐसे। ठीक है, इसके अलावा अग्निकुंड का सिद्धांत है, राजा भोज की उपलब्धियां हैं, संस्थापक शासक का उल्लेख है, फिर उदयादित्य का योगदान है। यह शिलालेख राजा उदयादित्य द्वारा उदयपुर मध्य प्रदेश में नीलकंठेश्वर मंदिर, जिसे उदयेश्वर मंदिर के निर्माण, उदयेश्वर मंदिर भी कहते हैं, के निर्माण और भोज की मृत्यु के बाद परमार साम्राज्य को शत्रुओं से पुनर्जीवित करने के प्रयासों को दर्शाता है। समझ में आई बात, यानी राजा भोज की मृत्यु के पश्चात जो परमार वंश का पतन हो रहा था, उस परमार वंश को पुनः स्थापित करने वाले, उस परमार वंश को पुनः जीवित करने वाले शासक थे जिनका नाम था उदयादित्य परमार। ठीक है, यह प्रशस्ति परमाणुओं के शासनकाल में मालवा के विस्तार और उनकी राजधानियों जैसे धारा नगरी के गौरव का भी वर्णन करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है उदयपुर प्रशस्ति जो कि उदयादित्य की है। उदयादित्य कौन थे ये मैंने आपको बता दिया। साथ साथ इसकी एक और इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है, इसके जितने भी एमपीपीएससी में प्रश्न बन सकते हैं या संभावना है, इस अभिलेख का सारा निचोड़ यहां दे दिया है। एमपीपीएससी प्री 2026 में यहां से क्या पूछा जा सकता है, ये निचोड़ पूरा का पूरा यहां पर दे दिया है। नंबर 1, नंबर 1 क्या है कि उदयपुर प्रशस्ति कहां से मिली है, तो विदिशा जिला मध्य प्रदेश से मिली है। यहाँ पे किस मंदिर का निर्माण है, तो वो है नीलकंठेश्वर या जिसे उदयेश्वर मंदिर भी कहते हैं। इस मंदिर के निर्माता कौन है, राजा परमार राजा उदयादित्य, जिनकी पत्नी का नाम आपको याद रखना है, जिनकी पत्नी का नाम सालमाली था। और इन सालमाली के द्वारा भोपाल में एक सभा मंडल का निर्माण करवाया गया था। भोपाल में एक सभा मंडल किसने बनवाया था, तो भोपाल में एक सभा मंडल का निर्माण करवाया था इनकी पत्नी, याद रखिएगा। इस सभा मंडल को तोड़कर भोपाल की बेगमों ने वहां पर एक मस्जिद बनवा दी जो भोपाल में विवादास्पद है, लेकिन ये आपके लिए एक प्रश्न हो सकता है। ठीक है,
ये मंदिर किस काल का है, अभिलेख किस काल का? 11वीं शताब्दी का है। याद रखिएगा मंदिर का निर्माण शुरू हुआ था 1059 में और मंदिर पूर्ण हुआ था, याद रखिएगा, लगभग 1080 में। तो मंदिर की निर्माण की शुरुआत 1059 में और मंदिर में जो मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी वो 1080 में हुई थी। ये तो कॉमन बातें होंगी। अब मुझे लगता है कि अगर कभी प्रश्न आया और बहुत हटके पूछा गया तो क्या पूछा जा सकता है? देखिए इस मंदिर की विशेषता ये है कि ये मंदिर, याद रखिएगा, ये नागर शैली की भूमिजा शैली से बना है। भूमिजा भूमिजा शैली बोलते हैं। ये एमपीपीएससी प्री के लिए एक बेहद शानदार प्रश्न बन सकता है। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं दोबारा सुनिएगा, आज के बाद अगर कभी पूछा जाए कि भूमिजा शैली का मंदिर निर्माण की भूमिजा शैली का पहला उदाहरण किसे माना जाता है? भूमिजा शैली का उदाहरण माना जाता है, भूमिजा शैली का उदाहरण माना जाता है नीलकंठेश्वर मंदिर। और भूमिजा शैली में सबसे प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? तो भी नीलकंठेश्वर मंदिर है, जो कि कहां है? याद रखिएगा, जो कि विदिशा में है। और ये भूमिजा शैली का मतलब होता है भूमि से जन्म ली हुई। देखिए 11वीं से लेके 13वीं शताब्दी के मध्य, आई रिपीट, 11वीं से लेके 13वीं शताब्दी के मध्य मालवा में विशेष प्रकार के मंदिर बनवाए गए जो भूमिजा शैली में बने थे, खासकर परमार काल के जो मंदिर हैं। तो याद रखिएगा ये नागर शैली की ही एक उपशैली है जिसका नाम भूमिजा शैली है। इसकी विशेषता क्या है? देखो इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है भूमि शैली का, ये जो मैं लिख रहा हूं ध्यान से सुनना, ये जो मंदिर है वो भूमि शैली का प्रारंभिक एवं श्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। साथियों मैं बार बार नहीं बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, हो सकता है ये लाइन इस साल एग्जाम में आ जाए कि भूमि शैली का सबसे बेस्ट यानी सबसे अच्छा और पहला उदाहरण कौन सा माना जाता है? वो है ये नीलकंठेश्वर मंदिर। कहां है? विदिशा। ठीक है। इसके मुख्य देवता कौन है? इसके मुख्य देवता है नीलकंठेश्वर यानी भगवान शिव। और ये जो मंदिर है, ये मंदिर की बात हो रही है, ये मंदिर परमार स्थापत्य कला का है, मालवा की परमार स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। तो ये था उदयपुर प्रशस्ति अभिलेख जो कि परमार शासक भोज की है, जिसमें परमारों की वंशावली है, परमारों के संस्थापक शासक के बारे में, संस्थापक शासक के बारे में, राजा भोज की उपलब्धियों के बारे में और उदयादित्य के बारे में बताया गया है कि उदयादित्य ने किस तरीके से परमारों को पतन से बचाया था। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। एक और इंपॉर्टेंट बात दूर तक चली है। तो देखिए जो राजा भोज परमार थे, ध्यान से सुनिएगा, राजा भोज परमार, इनकी एक खास बात और है। देखिए राजा भोज परमार का जो पतन होता है वो इसलिए होता है कि एक कलचुरी शासक था जिसका नाम था लक्ष्मीकर्ण, और लक्ष्मीकर्ण ने इन पर हमला कर दिया था। और लक्ष्मीकर्ण के द्वारा जब इन पर हमला किया तो इसमें ये बुरी तरीके से हार गए लक्ष्मीकर्ण। और इधर जो गुजरात का चालुक्य था उसका नाम था, तीन ओर से इन पर हमले हुए थे। गुजरात के चालुक्यों में भीम प्रथम का नाम आता है। कौन? भीम प्रथम। ठीक है, भीम फर्स्ट। तो इन्होंने भी हमला किया था। दो ओर से इन्होंने परमाणु की राजधानी धारा नगरी में आग लगा दी थी और धारा नगरी को नष्ट कर दिया था। तो धारा नगरी को नष्ट करने वाले कौन थे? कलचुरी शासक लक्ष्मीकर्ण और गुजरात के चालुक्य भीम। इसके अलावा दक्षिणी चालुक्यों ने भी इन पर हमला किया था जो यहाँ शासन करते थे, कल्याणी के चालुक्य। यानी राजा भोज पर कल्याणी के चालुक्यों ने हमला किया। ठीक है, तीन ओर से हमले हुए थे और इन हमलों की वजह से धारा नगरी नष्ट हो गई थी। अब जो राजा भोज परमार या परमारों का जो वैभव यहां था, जो यहां से जमीन में चला गया था, गिर गया था, उस वैभव को पुनः स्थापित करने का श्रेय जाता है उदयादित्य को जाता है। किसको जाता है? उदयादित्य। सवाल ये उठता है कि उदयादित्य थे कौन? देखिए अगर आपसे कोई सिस्टमैटिक पूछे कि उदयादित्य किन के बाद शासन करते हैं, भोज, भोज के बाद जयसिंह और जयसिंह के बाद आते हैं उदयादित्य, लेकिन उदयादित्य के अभिलेखों में राजा भोज का इन्हें भाई बताया गया है। कौन? क्या बताया गया है? राजा भोज, भोज का बंधु या भाई कहा गया है, इस बात को याद रखिएगा। यानी उदयादित्य के अभिलेखों में, उदयादित्य के अभिलेखों में, उदयादित्य के अभिलेखों में उन्हें राजा भोज का भाई कहा गया है। यानी संभवतः राजा भोज के बाद उनका पुत्र जयसिंह गद्दी पर बैठा था, लेकिन जयसिंह से गद्दी, जयसिंह के बाद जो राज्य है परमारों का वो उदयादित्य के हाथों में आया, जो राजा भोज के भाई थे, जिन्होंने परमारों को पुनः शक्तिशाली बना दिया था। तो इसमें से केवल एक बात याद रखनी है कि राजा भोज के भाई थे। एक और बात याद रखनी, जब उदयादित्य गद्दी पर बैठे तो उदयादित्य की सबसे बड़ी विजय मानी जाती है कर्ण को पराजित करना, कि इनके द्वारा कर्ण को हराया गया था, कर्ण को पराजित किया। ठीक है,
और कर्ण को पराजित कर परमारों की शक्ति को पुनः स्थापित किया था। परमारों की शक्ति को क्या किया? पुनः स्थापित। तो परमारों की शक्ति को पुनः स्थापित किया, राजा कर्ण को पराजित किया। अब ये जो कर्ण है वो कौन था? ज्यादातर इतिहासकार इस कर्ण को लक्ष्मी कर्ण मानते हैं कि इसको हराया था, और ये उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है राजा उदयादित्य परमार की। इसीलिए उन्होंने अपनी विजयों के उपलक्ष्य में जो है उदयपुर में ये मंदिर बनवाया, जो उनके नाम से ही है, उदयादित्य के नाम से ही है, और बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि इस अभिलेख से बनने वाले जितने भी प्रश्न होंगे वो इस स्लाइड में लिखे हैं। खासकर इस स्लाइड को आप ध्यान से देख लो। ये वाली स्लाइड कहाँ गई? ये वाली स्लाइड में सब कुछ लिखा हुआ है जो मैंने आपको बता दिया। बाकी ये मंदिर कहाँ बना है? मंदिर ये है नीलकंठेश्वर मंदिर। ये इसका आर्किटेक्चर है, बहुत सुंदर मूर्तियां इस पे बनाई गई हैं। जितने भी हिंदू देवी देवता होते हैं सबकी मूर्तियां इसमें बनी हैं। ये भगवान नीलकंठेश्वर अंदर है, और ये जो है नंदी बैल है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में नीलकंठेश्वर मंदिर और उदयपुर प्रशस्ति दोनों से संबंधित जानकारी अच्छे से प्राप्त हो गई होगी। इस मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया गया परंतु सफल नहीं हुए। तो ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है मालवा के परमार काल का, जो कि बना हुआ है और आज भी सुरक्षित है। इस मंदिर का जो वर्तमान स्वरूप है, इसको संरक्षित करने में दो लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, जिसमें ग्वालियर के सिंधिया शासक का भी बहुत बड़ा रोल है, जिन्होंने इस मंदिर को संरक्षित करवाया, क्योंकि विदिशा ग्वालियर रियासत का हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।